उस दौर में, जिस दौर में वो लिख रहा होता है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी दृष्टियाँ होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उर्दू फारसी शब्दों वाली हिंदी और संस्कृत निष्ठ विशुद्ध हिंदी थी। उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाते हुए सरल भाषा में लिखा। उन्होंने न फारसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, न संस्कृत को। उन्होंने एक ऐसी सिंपल भाषा लिखी जो कि आम आदमी तक पहुंच सके। तो उस लिहाज से भी भारतेंदु जी का बड़ा ही कह सकते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारतेंदु को उस तरह से भी समझने की आवश्यकता है। वीडियो कट गया है, कोई बात नहीं, हम दूसरा इसी में चलेंगे आगे। तो हम हिंदी साहित्यिक भाषा और खड़ी बोली के निर्माण में भारतेंदु किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिए प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और मैंने कहा ना कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अधूरे ज्ञान को मत चलिए, पूरा ज्ञान लीजिए। वीडियो पूरा देखिए, समझिए। जो कुछ भी सवाल है प्लीज़ आप पूछिए, हम बातचीत करेंगे। और एक संवाद, एक कन्वर्सेशन हमेशा चलता रहना बहुत ज़रूरी है। तो भारतेंदु क्या अपना योगदान देते हैं, हमने कहा ना कि वो एक ऐसी सरल भाषा में लिखते हैं जो न अधिक फारसी से भरी पड़ी है, न अधिक संस्कृत निष्ठ शब्दावली से भरी पड़ी, बल्कि लोक सामान्य की भाषा, जिससे कि अधिक से अधिक आम जो ऑडियंस है, जो सामान्य जो पाठक है, उनको अधिक से अधिक सुन सके, समझ सके और वहाँ से उनके साथ जुड़ सके। तो इसलिए भारतेंदु जी को ही हिंदी गद्य के जनक के रूप में हम जान सकते हैं। असली गद्य के जनक भारतेंदु ही है, अगर हम समझेंगे तो, कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी भाषा में व्याकरण की अव्यवस्था नहीं है, निराकरण द्विवेदी जी, और बाद में उनकी जो व्याकरण की जो बातें थी उसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, उसको आयाम जोड़ सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक इसलिए माना जाता है कि उन्होंने एक सरल भाषा में, जो न अधिक संस्कृत के प्रभाव में है, न अधिक फारसी के प्रभाव में है, बल्कि हिंदुस्तान की जो लोक संस्कृति है, यहाँ का जो आम जन बोलता है, उस भाषा के साथ कैसे साहित्य को रचा जाए और उस भाषा और साहित्य के बीच, जन के बीच एक सामंजस्य कैसे पैदा किया जाए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो मात्र 35 साल की उम्र जिए थे, 1850 में उनका जन्म हुआ और 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बनारस के रहने वाले थे, काफ़ी समृद्ध परिवार के थे। देखिए, ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि जब आप थोड़ा पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है और आपकी सोच अच्छी होती है ना, तो आप बहुत अच्छे अच्छे कामों में लग जाते हैं। अगर आपके पास एक तरफ आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा संकट है। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप आवारा हैं, आप अराजक टाइप के इंसान हैं, तो उस सारे के सारे साम्राज्य को, उस सारी समृद्धि को आप बर्बाद कर देंगे। और ये भी होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आदमी अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ रचता भी है। तो इसके भी बहुत सारे आयाम हैं। अब हमें चुनना है कि हम किस तरह के आयाम को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके कोई महान आदर्श दे करके उस ज़मीन को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहता हूँ। ज़मीनी हकीकत को समझना और उसके साथ कदम ताल मिलाते हुए, उसका सामना करते हुए चीज़ों को बदलना एक दुस्साहस ही कहा जाता है। वो एक दुस्साहस ही होता है। अगर हम उसको कर दिखाते हैं, अगर हम उसको करते हैं, तो वो सच में समझे कि बहुत बड़ा काम होता है। अब हम उसको कितना कर पाते हैं, कितना कर रहे हैं, ये सबकी ज़िंदगी, सबकी अपनी जिम्मेदारियाँ, सबकी अपनी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। उसमें कौन कितना कर गुजरता है, कौन कितना करना चाहता है, उसका मूल्यांकन अंततः समय करता है। ठीक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने उसके माध्यम से हिंदी भाषा को निर्मित करने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया। चाहे भाषा का संस्कार हो, चाहे भूलों का सुधार हो, विराम चिन्हों की बात हो, वाक्यों की बात हो,
है ना। और बाद में प्रेमचंद, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। इन सारे लोगों ने मिलकर के हिंदी भाषा को एक उच्चतम आयाम तक पहुंचाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। और शुक्ल जी की जो निबंध संग्रह है उनका नाम ही है चिंतामणि, 3 खंड में है वो। उसमें बहुत सारे निबंध है, आप पढ़िए एक एक करके अगर आपका मन है निबंध पढ़ने का, तो बुद्धि भी समृद्ध होगी और भाषा को कैसे समझा जाए, भाषा कैसे बनती है, उसकी प्रक्रिया को समझने का भी एक अंदाज मिलेगा। ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तमाम लेखकों को हिंदी खड़ी बोली में लिखने के लिए, देखिए अप्रिशिएट करने वाला भी होना चाहिए। आप कुछ कर रहे हैं, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो आप शायद ज़्यादा करेंगे, और अगर आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, निराश कर रहा है कि अरे तू क्या कर रहा है, तेरे से क्या हो सकता है, तू क्या उखाड़ लेगा, और तुमने जो किया बहुत ख़राब काम किया, तू बार बार मत कर, तो एक आदमी का मन टूट जाता है। चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे घर परिवार के लोग हों, अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको कहेंगे कि ठीक है चलो गलती हो गई कोई बात नहीं, फिर सुधारो, सीखो, फिर आगे बढ़ो। एक होता है कि कोई मिस्टेक हो गया आपसे, तो फिर आपको इतना अधिक जलील किया जाता है, इतना अधिक अपमानित किया जाता है कि आदमी का आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन बात है। से होता है ना, घर में कोई बच्चा गलती कर दिया तो घर वाले उसको सब आके डांट रहे हैं, पापा भी डांट रहे हैं, मम्मी भी डांट रही है, मौसी भी डांट रही है, दादी नानी भाई बहन सब उसको इस तरह से मतलब उस पर टूट पड़े हैं। तो सोचिए उसकी मनस्थिति क्या होगी। और एक एक कोई बच्चा वो खराब काम करके आया, गलत काम करके आया, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इस सत्य को, इस वास्तविकता को भी हमें समझने की आवश्यकता है, और अगर इसको हम समझेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी या समझ सकते हैं। देखिए कि जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे मित्रों में होती है, उनको भी समझने की आवश्यकता है। उन्हीं से हम समाज की एक जो बड़ी प्रक्रिया होती है, परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, उससे समझ सकते हैं, समाज की चेतना समझ सकते हैं, उसकी सोच को समझ सकते हैं, उसका लेवल क्या है, वो समाज किस तरफ जा रहा है, परिवार के संस्कार क्या है ना। उन सारी चीज़ों को समझने में उन छोटी छोटी चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे वैज्ञानिक करते हैं ना कि किसी चीज़ पर किस प्रकार से बारीक 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 अध्ययन करते हैं वो, और उसके बाद 2 साल 4 साल 10 साल के बाद एक रिजल्ट हमारे सामने दे देते हैं। तो वैसे ही साहित्यकार भी करता है, समाजशास्त्री भी करते हैं, वो भी कुछ न कुछ चीज़ों पर लगातार काम करते रहते हैं, उन चीज़ों पर नज़र रखते हैं कि उसमें क्या घटित हो रहा है, और उसके आधार पर एक मोटा मोटी सिद्धांत या थ्योरी हमारे सामने रखते हैं कि भारतीय समाज की दिशा क्या है, वो किस तरफ जा रहा है ना। तो भाषा के बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। उसमें कुछ जो अग्रज लोग होते हैं उनका किस प्रकार से योगदान होता है, और वो नई पीढ़ी को किस प्रकार से उसके लिए तैयार करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं, ताकि वो उन सारी चीज़ों को बड़ी विनम्रता, सरलता और सहजता के साथ सीखते हुए आगे बढ़े। ठीक। और मैंने कहा ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन लंबे समय तक किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका समझा गया, जाना गया। फिर बाद में मैथिली शरण गुप्त ने उनके महाकाव्य साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो उनका महाकाव्य है प्री प्रवास, जिसको खड़ी बोली हिंदी में लिखा और खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य के रूप में भी हम उनको पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है। साकेत में साकेत अयोध्या को कहा जाता है और राम के जीवन की पूरी कहानी है, और प्री प्रवास में राधा और कृष्ण की कहानी है। देखिए राधा और कृष्ण का एक ऐसे पात्र हैं, और राम एक ऐसे पात्र हैं कि मतलब रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं उनको हमेशा हर युग में नए नए रचनाकारों ने अपने अपने तरह से मॉडिफाई किया है। आजकल जो सबाल्टन डिस्कोर्स चल रहा है उसमें राम कहानी को अलग तरह से डिफाइन किया जा रहा है, उसकी नई नई परिभाषाएं आ रही है। महाभारत को फिर से डिफाइन किया जा रहा है कि मतलब उसमें क्या था जिसको समझा जाना चाहिए, क्या है जिसको खारिज किया जाना चाहिए, और किस तरह से हर वर्ग की दृष्टि से वो काव्य, वो रचना किस तरह के समाज की चेतना, किस प्रकार के समाज की महानता
के आयामों को हमारे सामने प्रस्तुत करती हुई नजर आती है। ठीक है। फिर छायावाद काल के सारे कवियों ने हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आप जानते ही हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा के अलावा रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। कामायनी महाकाव्य है जो 1937 में लिखा गया था, किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। तो कामायनी किसके ऊपर है? उस आदिकालीन कथा है, मनु की कथा है। जब कहा जाता है कि समुद्र पूरी पृथ्वी पर पानी फैल गया था और सारी सृष्टि मतलब खत्म हो गई थी, महाप्रलय हो गया था, उसके बाद वापस दुनिया कैसे शुरू होती है, उस आदिम कहानी को लेकर के प्रसाद आधुनिक जो जीवन की विडंबनाएं हैं, आज चाहे आज़ादी का मूवमेंट हो, स्त्री पुरुष का संबंध हो, प्रेम की बात हो, है ना, उन सारी चीज़ों को इस महाकाव्य में मन, बुद्धि और हृदय, जो हमारे मन की तीनों चीज़ है ना, उनको मिला करके उसके माध्यम से पूरी बात कहते हुए जयशंकर प्रसाद इस कामायनी महाकाव्य में नज़र आते हैं। ज़रूर पढ़िए इसको, ज़रूर सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना बहुत अच्छी किताब है वो। जयशंकर प्रसाद पंत ने पल्लव, महादेवी की दीपशिखा, निराला की अनामिका आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ठीक है। फिर बाद में प्रगतिवादी, प्रयोगवादी तमाम कवि आते हैं। उस तब तक तो हिंदी अपना एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण आधार जमा चुकी ही थी, आप समझ सकते हैं इस बात को। और उसमें तमाम लोगों को पढ़ते हैं हम, जो अभी जो जिन लेखकों को पढ़ रहे हैं, यशपाल, अज्ञे, दूधनाथ सिंह, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, तमाम पुरुष और स्त्री पुरुष, आदिवासी, दलित, तमाम वर्ग के रचनाकार 80 के दशक के बाद तमाम लोग आ जाते हैं। और आप जानते हैं कि सबाल्टर्न डिस्कोर्स भी 80 में ही आता है। तो इस तथ्य को, इस सत्य को अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर हिंदी गद्य में कौन कौन सी विधाएं आती ये भी महत्वपूर्ण है। नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, आलोचना आदि जो तमाम विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में हिंदी गद्य में लिखा गया। और हिंदी भाषा अपने आप को समृद्ध करती है, हिंदी भाषा का इसलिए महत्वपूर्ण योगदान है। और हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, टेक्स्ट है, उन्हें हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनके माध्यम से भाषा भी समझ सकते हैं, हम युगबोध भी समझ पाएंगे। और मैंने कहा ना कि मतलब हर कोई रचना किसी युग का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। तो उस सत्य को, उस तथ्य को समझने के लिए हमें उस रचना से गुजरना होता है। उस रचना पर किसने उस दौर में क्या लिखा और बाद में वो रचना लगातार कैसे लोकप्रिय बनी रही, लगातार हर पीढ़ी के पाठक उसको कैसे पढ़ते रहे, क्यों पढ़ते रहे, क्यों प्रभावित किया, वो सारी चीज़ें हमें उससे गुजरने के बाद पता चलती है। ठीक है। अब देखिए, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली, देखिए एक तरफ गद्य की भाषा, एक तरफ गद्य कविता की भाषा, दोनों ही रूप में हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। अमीर खुसरो जो 1255 और 1324 उनका समय है, बहुत पुराना समय, लगभग 800 वर्ष पुरानी ही बात है। लेकिन उस दौर में वो किस तरह से हिंदी भाषा में लिख रहे थे, और अमीर खुसरो को इसलिए महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। और हिंदी खड़ी बोली में पहेलियाँ, मुकरियाँ, सुकुन, ढकोसले जनता में बहुत लोकप्रिय रहे उनके। और इसलिए वो 13वीं शताब्दी में वो साफ सुथरी हिंदी खड़ी बोली लिख रहे थे। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि भी माना जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है। देखिए क्या लिख रहे थे, देखिए बताता हूँ। एक थाल मोती से भरा और सबके सिर पर औंधा धरा। ये तो लगता है ना कि आज ही की खड़ी बोली में लिखा जा रहा है, लेकिन उस दौर में लिखा गया था। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। पहली कह रहे हैं वो, देखिए। तो क्या ये आकाश है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। क्या ये दिया, दिया बत्ती, मतलब कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए जैसे हमारे घर में लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं ना, बता कि इसमें क्या होता है, कुछ बात बोलेंगे फिर बोलेंगे बता क्या है।
दादी नानी की कहानियाँ तो अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि समाज एकल परिवार हो रहा है और शहर में आ गए हम लोग, तो जीवन जैसे पूरी तरह से बदल रहा है। लेकिन हम उससे कितना सीख पा सकते हैं, कितना जान सकते हैं। अमीर खुसरो उसको समझे कि उसी लोग की, उसी आम जन की बात कहते हुए नज़र आते हैं कि एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। गधा क्यों उदास, पथिक क्यों प्यासा, लोटा न था। अर्थ जो इनका पूछेगा, मुंह देखे देखो तो सूझेगा। दर्पण। ठीक है, फिर बाद में आते हैं हिंदी खड़ी बोली की बात करते हैं। तो खड़ी बोली में द्विवेदी युग की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ब्रज और अवधि के स्थान पर किस प्रकार से फिर खड़ी बोली अपना स्थान ग्रहण करती है और खड़ी बोली का निर्माण शुरू होता है। और काव्य भाषा के रूप में, दोनों ही रूप में खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी भी ब्रज में लिखते थे, है ना। लेकिन उन्होंने भी उसको छोड़ करके हिंदी खड़ी बोली को अपनाया। तो ये अपने आप में, मैंने कहा ना कि एक शिफ्टिंग था एक, और शिफ्टिंग ये युगबोध का शिफ्टिंग था, चेतना का शिफ्टिंग था। किस प्रकार से आधुनिकता, मैंने कहा ना कि आधुनिक चेतना आ रही थी, चाहे वो कॉलोनियल सिस्टम के माध्यम से आओ, चाहे कहीं से भी आओ, लेकिन आ रही थी समाज में। आमतौर पर उसको इसी रूप में देखते हैं कि बांग्ला से होती हुई भारतीय भाषाओं में आती, क्योंकि अंग्रेज वहाँ पे थे ना, तो इंग्लिश के माध्यम से कहीं न कहीं औपनिवेशिक सत्ता, चाहे कितना भी गुलाम हिंदुस्तान को बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका जो योगदान है उसको भी समझने की आवश्यकता है ना। और उसके दुष्परिणाम क्या है वो भी हम समझ सकते हैं कि हम आज भी अंग्रेजी को ही ज्ञान की भाषा मानते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप 0/0 हैं। आपको हिंदी कितनी भी अच्छी आओ, कन्नड़ कितना भी अच्छा हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की भाषा अंग्रेजी है। अगर रोजगार चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं, अंग्रेजी का आपको पता नहीं है, तो समझिए कि आप को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये तो तय बात है, आप भले मानो भले मत मानो, सच्चाई यही है। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, नज़रअंदाज करने की बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो लोग आपका रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि गांव में कि आप पैसे वाले हैं तो आपको सब लोग बड़ा इज्जत करेंगे, आपके पास नौकरी है तो समझिए कि और भी अच्छी बात है। अगर आप नल्ले हैं, ठल्ले हैं, तो फिर देखिए कैसी कैसी लोग बातें करेंगे, किस प्रकार के कमेंट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, लोग सब कुछ करेंगे। सब कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है हमेशा ना। परिस्थितियां ही इस प्रकार की चीज़ों को निर्मित करती है। ठीक, तो हम बात असल में कर रहे थे हिंदी भाषा को लेकर के, खड़ी बोली को लेकर के, काव्य भाषा और गद्य की भाषा को लेकर के। ठीक, तो भारतेंदु ने फिर बाद में, मैंने कहा किस प्रकार से शिफ्टिंग होती है, और भारतेंदु भी ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन किस प्रकार से शिफ्ट होकर के आधुनिक खड़ी बोली में आते हैं। उनको लगा कि बेहतर हम ज़्यादा चीज़ों को अभिव्यक्त भी कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों तक जा पाएंगे। ब्रज भाषा तो इतने कम लोग बोलते हैं, लेकिन खड़ी बोली ज़्यादा लोग बोलते हैं ना, तो हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में भी सक्षम हो पाएंगे। इसलिए हमें इस भाषा में लिखना चाहिए, और यही भाषा आधुनिक चेतना से संपन्न भी है। और राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय नवजागरण, पुनर्जागरण, उन सारी चीज़ों को लेकर भी तो भाषा चल रही है ना। तो फिर भाषा का जो इतना सारा योगदान भी है और उसके इतने सारे आयाम भी हैं, और इतना उसका जो व्यापक भूगोल है, ज्योग्राफिकल उसकी जो पहुँच है, उससे भी इसके महत्व को और इसकी महत्ता को हम समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। ठीक है, इसलिए उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाया, और जो ब्रज भाषा की जो तुकबंदी थी, निरस्ता थी, उससे बाहर निकल करके मैंने कहा ना कि एक खुला विचार व्यक्त करना। ब्रज भाषा और अवधी भाषा के जो रचनाकार थे या जो लोग थे, उनके लिए अपने खुद के बारे में लिखना बहुत मुश्किल था उस दौर में। सब कुछ राम या कृष्ण के माध्यम से आप लिख रहे हैं,
लेकिन आधुनिक काल का कवि, आधुनिक काल का गद्यकार खुद कर अपनी कमजोरियां और अपनी अच्छाइयां सब स्वीकार कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि आधुनिक काल में सर्वाधिक आत्मकथाएं भी लिखी गई। अब वो आत्मकथाएं कितनी सच्चे कितनी झूठे वो अलग बात है, लेकिन लोग अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे थे लोगों के सामने, और अभिव्यक्त करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज की जो नैतिक मान्यताएं हैं, जो आदर्श अगर इतने अधिक आप पे हावी हो जाएंगे और आप अपने स्व को भी अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो वो भी मनुष्य के व्यक्तित्व को लगातार कुंठित करेगा, खत्म करेगा, उसकी पर्सनैलिटी को रिमूव कर देगा। अज्ञे ने कहा ना कि व्यक्ति की सत्ता है और समाज की सत्ता है। व्यक्ति भी है और समाज दोनों की सत्ता है, दोनों एक दूसरे से है। इसलिए अगर आप व्यक्ति को खत्म कर देंगे तो भी नुकसान है और समाज को खत्म करेंगे तो भी नुकसान है। दोनों का बना रहना, लेकिन दोनों का अस्तित्व भी बना रहना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अज्ञे जो हिंदी के बड़े लेखक थे, आप उनसे परिचित हैं अच्छी तरह से। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे हिंदी के क्रांतिकारी भी थे। वो पत्रकार, यायावर, लेखक, अनुवादक, लोगों की मदद करने वाले मददगार और आधुनिक चेतना संपन्न, और हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के साथ उसको जोड़ने का काम करने वाले। उनके बहुत सारे, कहते हैं बहुत सारा योगदान है उनका। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने कहा ना कि हरिओद ने किस प्रकार से प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा, और ये हिंदी का पहला महाकाव्य, आधुनिक महाकाव्य माना जाता है। इसमें मैंने कहा ना कि संस्कृत की तुकबंदी, जो मतलब ब्रज भाषा और संस्कृत की जो तुकबंदी थी, उससे किस प्रकार से रचनाएं भी मुक्त हो रही थी, लोग भी मुक्त हो रहे थे, मनुष्य की चेतना भी मुक्त हो रही थी। तो जब आप पुरानी जो चीज़ें, उसमें जो जड़ता आ चुकी है, उसका कहते हैं ना, उसकी वो अब खत्म हो चुकी है, तो उससे मुक्त होना भी भाषा के लिए भी, मनुष्य के लिए भी, समाज के लिए भी, और मनुष्य की खास तौर से इस चेतना के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अंदर से अपने आप को आज़ाद, अपने आप को मुक्त महसूस नहीं करेंगे हम, तब तक सिर्फ बाहर का दिखावा और ढोंग से कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस दौर में एक साथ घटित हो रही थी, और जब घटित हो रही थी तो इस घटित होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसके जितने भी आयाम हैं, जिनका महत्व है, उन सारी चीज़ों को भी हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। अगर हम उसको समझ पाते हैं, अगर जान पाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मैंने कहा ना, थोड़ा पेशेंस के साथ और थोड़ा धैर्य के साथ समझने की आवश्यकता है इसको। और थोड़ा युगबोध समझ जाएंगे आप, चाहे 1857 की क्रांति का जो समय उसको समझ पाएंगे, और फिर 1947 के बीच का जो पूरा इतिहास समझेंगे ना आप, तो आपको समझ पाएंगे कि आधुनिकता कैसे आती है हिंदी साहित्य में या भारतीय साहित्य में। और कैसे भाषा और साहित्य उस तुकबंदी और उस एक खास तरह की जो चेतना थी, उस चेतना से बाहर आकर के एक सामाजिक चेतना के साथ, एक राष्ट्रीय चेतना के साथ अपने आप को किस तरह से वो जोड़ रहा था। क्योंकि जो रचनाकार, जैसे आज भी जो लोग लिख रहे हैं, वो जब तक लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उस चेतना के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उनका साहित्य जन के बीच नहीं पहुंच पाएगा, और वो एक चित्ती को बदलने का माध्यम नहीं बन पाएगा। चाहे चित्ती में कुछ सवाल पैदा करना, फोड़ना, वो कितना ज़रूरी है साहित्य के लिए, उस टेक्स्ट के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर देखिए नाथुराम शर्मा शंकर ने आरंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में किस प्रकार से खड़ी बोली में लिखते रहे, तो ये भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर श्रीधर पाठक जो कश्मीर, सुषमा, देहरादून, भारत गीत की रचना खड़ी बोली में की, जिसमें ब्रज भाषा का प्रभाव भी है। और नगेंद्र जो हिंदी के बड़े आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने भी किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को रेखांकित किया। नगेंद्र कहते हैं कि श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना कर रहे थे और एक खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। नगेंद्र कहते हैं कि खड़ी बोली के कवि देखिए समर्थ होना, मतलब उस भाषा जब बन रही है, उस भाषा में कोई बात इतनी महत्वपूर्ण कंटेंट और फॉर्म दोनों ही स्तर पर कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और मैंने कहा ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगभग 17 साल तक इस पत्रिका का संपादन किया था, 1903 से लेकर के 1920 तक। और आप देखिए ये समय, इसमें गांधी भी हिंदुस्तान आ जाते हैं वापस लौट करके, और आज़ादी का मूवमेंट भी चल रहा है।
भाषा को लेकर बातचीत चल रही है। नेहरू भी है, गांधी भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं। टैगोर साहब को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है ना। तो एक पूरा जो कंटेंट है उसको आप समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको। ठीक। और द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली में जो कवि लिख रहे थे उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात कर रहे थे। हम 1865 में पैदा हुए थे और 1947 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो प्रिय प्रवास है 1914 में आया था और वैदेही वनवास 1940 में, है ना। तो इस बीच जितने भी उन्होंने लिखे ग्रंथ वो सारे खड़ी बोली के अंदर ही हैं। और वो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य भी माने जाते हैं। हमने पहले ही बताया था मैंने आपको, क्योंकि उनका जो महाकाव्य प्रिय प्रवास वो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अब देखिए क्या कहते हैं प्रिय प्रवास में हरिओद कि प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकूं, हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी भाषाओं में ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए फिर बाद में मैथिली शरण गुप्त भारत भारती लिखते हैं और तमाम साकेत लिखते हैं, तमाम चीज़ें लिखते हैं। तो एक जो बहुत सरल भाषा में जब कोई रचना आती है ना तो किस प्रकार से उससे लोकप्रियता होती है और भाषा को भी समृद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाती है वो, और लोगों में लोकप्रियता के लिहाज से भी उसका महत्व होता है। तो बहुत सारा महत्व अपने आप उसका हो जाता है। देखिए भारत भारती में वो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से उस दौर में अपना प्रखर प्रभाव पैदा कर रही थी। तो क्या कहते हैं वो कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वेश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे पार है क्या क्लेश का। ये बात देखिए भारतेंदु ने भी अपने समय में कही थी कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये दिखवारी। यानी कि अंग्रेजों ने सब कुछ किया हिंदुस्तान के लिए, लेकिन हमारा धन तो ले जा रहे हैं ना भाई वो, और हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे सब कुछ है। उसका कोई तो रास्ता हमें निकालना होगा ना, उसका हमें समाधान प्रस्तुत करना होगा ना। तो उसका समाधान कैसे प्रस्तुत करेंगे आप? हमारी जनता को एक करके हम इस गुलामी का जो शासन इसको हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने की बात। और उस समय ये बात कहना बहुत बड़ा साहस की बात थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार हर किसी पर निगाह रख रही थी। वो जैसे आज कहते हैं ना कि सरकार राजद्रोह था भाई, आप सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? तो ये राजद्रोह की जो चुनौतियां हैं, आप सोचिए कि कितना बड़ा साहस और कितनी बड़ी बात थी। कोई पत्रिका निकाल रहा है उस पर सेंसर चल रहा है, उस पर कुछ चल रहा है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई भाषण दे रहा है उस पर सेंसर चल रहा है, और वो सब कुछ राष्ट्र विरोधी माना जा रहा है ना। तो उस दौर में सारी बातें बोलना अपने आप में बहुत साहस की बात थी और बहुत बड़ी बातें थी, जो कवि भी कर रहे थे, लेखक भी कर रहे थे, राजनेता भी कर रहे थे, तमाम लोग कर रहे थे, महिलाएं भी कर रही थी, सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था। और साकेत मैंने कहा ना कि खड़ी बोली में रचित दूसरा महाकाव्य है ना गुप्त जी का। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप इन सारी चीज़ों को। फिर रामनरेश त्रिपाठी बहुत बड़े कवि उस समय के, उन्होंने पथिक जो कविता लिखी बहुत फेमस रही वो, और उसने भी हिंदी को समृद्ध करने में मतलब चेतना के स्तर पर किस प्रकार से समृद्धि पैदा की जा सकती। देखिए भाषा लिखना, काव्य लिखना भी बड़ी बात है, लेकिन लोगों की चेतना बदलना, उनकी सोच में परिवर्तन करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है हमेशा। वो कहते हैं ना कि तोता भी रट लेता, रटाना अलग बात है, तोते को भी आप जो कुछ सिखाएंगे रट लेगा, लेकिन तोते की समझ में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो उन सारी चीज़ों पर कितना सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, वो सारे सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं हमेशा। तो क्या कहते हैं वो रामनरेश त्रिपाठी कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, यही चाहता मन है। रामनरेश त्रिपाठी की कविताएं सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। लय ताल और कहते हैं कि बड़ी सुलझी हुई चेतना के साथ अपनी कविता कहते हैं। ठीक है, फिर कामायनी तो आप पढ़ ही चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। फिर छायावादी काव्य में जो खड़ी बोली जो कवि यूज़ करते हैं उसमें सारे कवि यूज़ करते ही हैं। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, हम चारों की बात कर ही चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद के जो तमाम कवि उनकी भाषा तो अपने आप समृद्ध हो चुकी थी और उस भाषा
के बारे में हम बात करेंगे जितना कम है, वो सारे कवि आगे उसमें, चाहे मुक्तिबोध हो, अज्ञेय हो, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन, धूमिल, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ अग्रवाल, वीरेंद्र मिश्र, नीरज, इनकी मतलब अनंत संख्या है। सब पुरुष पुरुष कवि, लेकिन महिलाएं भी बहुत सारी है, जो कि मतलब उस समय कम थी फिर भी, लेकिन अब तो हमारे सामने पर्याप्त संख्या में महिलाएं लिख रही है। और महिलाओं के उस योगदान के लिए हम कह सकते हैं कि मतलब समाज बहुत बदल चुका है ना आज, और बदलना बहुत ज़रूरी भी था, और ये परिवर्तन चलता रहेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महत्वपूर्ण। और अज्ञेय क्या कहते हैं कि दुख सबको मांझता है, और चाहे वह स्वयं को मुक्ति दे न दे जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें, सबको मुक्त रखें। तो ये कलावाद और प्रगतिवाद का जो विवाद है उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। चलता रहा है, लेखकों की दुनिया बहुत अलग होती है। रचनाकारों लेखकों के बारे में कहा जाता है कि सांप की तरह होते हैं, उनको एक जगह आप डाल देंगे तो कभी साथ में नहीं रह पाएंगे वो। उनमें इतना अधिक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उनके इतने अधिक झगड़े होते हैं कि मत उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। लेकिन वो अलग अलग विचार के होते हैं, अलग अलग सोच होती है, और समाज और देश और दुनिया में कितना कुछ उनका इन्फ्लुएंस होता है वो उनकी रचनाएं बताती है। वो सब बात की बातें हैं। तो आप इस क्लास में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में कितने सारे लोगों ने किस तरह से अपना योगदान दिया, और जो भाषा हम आज बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो भाषा हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की भाषा होने के साथ साथ भारतीय समाज की चेतना को बदलने वाली, उसमें परिवर्तन करने वाली भाषा भी रही है। इसलिए उसके बहुत सारे आयाम हैं, है ना। तो इसलिए उन सारे आयामों को समझने की आवश्यकता है, और उन सारे आयामों को हम समझेंगे तो शायद भाषा की जो विविधता है, उसका वैविध्य, उसको भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और वीडियो पूरा देखिए और बने रहिए के की हिंदी में। हम इसी तरह से निरंतर पढ़ते रहेंगे, और आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा, यकीन कीजिए आप। और अपने भरोसे को अपने आप पर मजबूत कीजिए, और लगे रहिए, और गिव अप नहीं करना है। बी हैप्पी, बी वर्किंग, एंड बी क्यूरियस, एंड आस्किंग क्वेश्चन एवरी टाइम। यस।